हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर कि पूरी तरीके से हमारे चैनल के द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के सबसे अधिक कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, चाहे वो घटना चक्र की सीरीज़ हो तो वो भी पूरी कंप्लीट की गई है मैराथन और रेगुलर क्लास के बेस पे। प्रीवियस ईयर पेपर में आप दृष्टि के पेपर देख सकते हो, ढे के पेपर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, यूपी स्पेशल की क्लासेस मिल सकती हैं आपको। साथ ही साथ आप एक्सेस कर सकते हो घटना सार और घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर, जो कि दूसरी मैगजीन आपकी पता है कौन सी है, घटना सार, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी लगभग 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं और एक लेक्चर और आएगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। बात करें घटना चक्र आई दृष्टि, जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की है, इसकी भी 2 क्लासेस हो गई है और आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे और ये भी टोटल 6 से 7 क्लास में कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक की। तो अब हमारा टॉपिक है आज का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर कर लिया था और आज हम लोग इसे एक ही क्लास में कवर करेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की, भारत जापान, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फुमियो किशिदा साहब जो पानी पूरी खा रहे थे, आप लोगों ने रील्स में भी देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से गोलगप्पे पानी पूरी का आनंद ले रहे थे, इसीलिए ये चर्चा में भी रहे। तो 20-21 मार्च 2023 को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा साहब भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और यह भारत यात्रा उनकी अनौपचारिक थी, क्योंकि जो जापान और भारत के मध्य 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का यह भाग नहीं थी, इसीलिए ये अनौपचारिक यात्रा थी, कोई औपचारिक नहीं थी। ज्ञातव्य हो 14वां जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 2022 में। उल्लेखनीय है, वर्ष 2022 में भारत जापान राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, यानी कि भारत और जापान के जो राजनयिक संबंध है, दूतावासों के या विदेश संबंध, उसके पूरे पूरे 70 वर्ष हो चुके थे। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। तो सोचिए, दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उनके समूह का दोनों ही देशों के पास एक अध्यक्षता मिली है। 2023 में G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है, वहीं G20 का अध्यक्षता भारत कर रहा है और दोनों ही अपने क्षेत्र में पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुख का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2023 में, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जो है कि 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा नागासाकी जो परमाणु अटैक हुए थे, तो हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो भारत जापान पर्यटन वर्ष किस वर्ष मनाया जा रहा है? तो 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट बस पॉइंट थे, बाकी फालतू बातें यहाँ पे नहीं है, ये अच्छी बात लगी मुझे इस मैगजीन की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया। अभी इसके भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसलिए ये भी घूमने आए थे भारत की यात्रा पर। 8 से 11 मार्च 2023 को 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद एल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री एल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात। 9 मार्च 2023 को एल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित थे। यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन सा मैच हो रहा था? तो बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, जिसमें मोदी जी और एल्बनीज जी दोनों साथ में देखकर एंजॉय कर रहे थे इस मैच को। वहीं 9 मार्च 2023 को ही श्री एल्बनीज ने मुंबई का भी दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फोकस कीजिएगा कि ये पहली बार हो रहा है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वार्षिक रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान दोनों ही देशों के मध्य 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। तो 4 दस्तावेज कौन कौन से हैं? या पहला है
ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा खेलों में सहयोग पर समझौता, तीसरा नवाचार में सहयोग को बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, और चौथा था 2 कार्यबलों यथा सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना करना। तो 2 कार्यबल की भी जो है कि स्थापना की गई, एक तो है सोलर टास्क फोर्स और दूसरा है हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो इन दोनों की स्थापना भी की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई है और 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम भी शुभारंभ हुआ। तो इसको भी शुरू किया गया और आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी, वही हम बात करेंगे। अब आता है डिकिन विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिकिन विश्वविद्यालय हालांकि है तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में भी अपनी एक शाखा खोलेगा और ऐसा यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो भारत में अपनी शाखा खोल रहा है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो कोई अपनी शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा और इसकी स्थापना की लिए जो मंजूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी द्वारा प्रदान कर दी गई है। अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियमों 2022 को अधिसूचित किया था। तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात में खोला जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और इन दोनों के मध्य ECTA अर्थात कि क्या होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। तो क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात कि ECTA लागू हो चुका है 29 दिसंबर 2022 से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसको हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडस भी कह सकते हैं, इस तरीके से 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया था। वहीं बात करते हैं अगले पॉइंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है अगला पॉइंट आपका, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत और UAE के बीच भी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ था, CAPA यानी जिसको हम सेपा कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इससे पूर्व भारत ने 2011 में जापान के साथ सेपा किया था यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया था। आगे देखते हैं एक्टा को। तो एक्टा की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है कि लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। यानी अब भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इस मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच यानी जीरो ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगी। एक्टा के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा भी उपलब्ध कराएगा। यानी कि कार्य करने के लिए जो एजुकेशन के बाद 4 वर्ष के लिए एक वीज़ा भी उपलब्ध कराएगा और इसमें 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानूनों में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर इनकम के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। तो ऑफशोर जो इनकम होती है वो इस पर अब जो है कि कोई टैक्स नहीं लेगा ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी कुछ जो है कि छूट मिली है भारत के संदर्भ में और भारत के लिए भी गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों के साथ भी हमारा समझौता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत और हमारा पड़ोसी देश भूटान। 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान के नरेश यानी कि भूटान के जो राजा थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इतना बड़ा नाम याद रखने से बढ़िया है आप जिग्मे खेसर याद कर लो या वांगचुक याद कर लो। भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के सहयोग हेतु वो लोग सहमत हो गए हैं। भूटान में
भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना 720 मेगावाट का निर्माण किया गया और जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। तो ये पॉइंट तो इस बार प्रश्न बन जाएगा। क्या बनेगा कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच में संचालित हो रही है। ऑप्शन दे देगा नेपाल भूटान, भारत म्यांमार, या भारत बांग्लादेश, या भारत भूटान। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और भूटान। तो ये प्रश्न तो इस बार पक्का बनेगा। और देख लेते हैं भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित की गई और भी अन्य प्रमुख योजनाएं जो भूटान में चल रही हैं। तो दूसरा है आपका पुनात सांगछू प्रथम जल विद्युत परियोजना जो 1200 मेगावाट की पहले से ही चल रही है। और देख लेते हैं इसके साथ और कौन कौन सी चल रही हैं। दूसरा है पुनात सांगछू सेकंड जो कि 1020 मेगावाट है। खोलोगंछू जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट और चुक्खा जल विद्युत परियोजना ये कई बार पूछा गया है, ये 336 की। तो अभी हाल ही में कौन सी शुरू कर दी गई है, तो मांगदेछू जो है कि ये शुरू की गई है। तो ये चारों पांचों आपको याद रहनी चाहिए। अगला, भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित किया गया। यह रेल लिंक असम के कोकराझार से लेकर गेलेफू भूटान से जोड़ेगा और भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा, क्योंकि इससे पहले भारत और नेपाल, साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के साथ तो रेल के संबंध हैं, लेकिन भारत और भूटान के बीच में रेल के संबंध नहीं है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि भारत और भूटान के साथ जो पहली रेलवे चलाई जा रही है वो असम से लेकर गेलेफू जो है कि एक जगह है भूटान की, उसके बीच चलाई जा रही है। अब बात करेंगे भारत और इटली की। तो 2 मार्च 2023 के मध्य जो है कि 2 से 3 मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत की यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे जो है कि भारत का दौरा किया था इन्होंने। तो बात करते हैं इसमें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि भारत में जो रायसीना डायलॉग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में अगर कोई चीफ गेस्ट बनकर आता है तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यात्रा के दौरान सुश्री जॉर्जियो मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 यानी 18th रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। तो सोचिए की नोट स्पीकर और चीफ गेस्ट दोनों ही पद इनको मिले थे, तो यह प्रश्न बनेगा ही बनेगा। उल्लेखनीय कि 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ है, जबकि जापान के साथ अभी हमने देखा था तो 70वीं वर्षगांठ थी। तो यानी जापान से भी पुराना संबंध हमारा इटली के साथ है। और आगे देखते हैं, यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसमें क्या क्या समझौते हुए हैं तो ये आप देख लीजिए। पहला है इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होंगे, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो इटली है, इटली क्या करेगा, भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल होगा। प्रवासन और गतिशीलता पर आशय की घोषणा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई है। और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच MOU। ये रविंद्र भारती का ही मतलब क्या हो गया, जो भारत भारती विश्वविद्यालय था दोस्तों, जो चर्चा में आ गया था, तो इसी से संबंधित यह समझौता हुआ है। अब आते हैं हम भारत जर्मनी को समझते हैं। भारत जर्मनी 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इससे पहले वहाँ की चांसलर एंजेला मर्केल थी, जिनके साथ भारत के भी रिश्ते बहुत अच्छे रहे उनके भी कार्यकाल में। और अब हैं ओलाफ सोल्ज। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद 26 फरवरी 2023 को बंगलुरु का दौरा किया और वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी, यानी कि वो पहली बार जो है कि वहाँ के चांसलर रहने के साथ भारत में आए थे। और आगे देख लेते हैं, 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की यह पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। अब आते हैं हम भारत मिस्र की बात कर लेते हैं। 27 से 24 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी ये। तो बात करते हैं इससे पहले कब वो आए थे, तो सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु सितंबर 2016 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और दूसरी राजकीय यात्रा इनकी 2023 में है।
26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र, ध्यान दीजिएगा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे, चीफ गेस्ट के रूप में। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि इससे पहले कभी ये नहीं आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 75 वर्ष पूरे हो गए। तो 75 वर्ष अभी और किसके साथ पूरे हुए थे, तो इटली के साथ पूरे हुए, जबकि जापान के साथ तो 70वां वर्ष हुआ। तो ये याद रखना है, बीच बीच में पूछा जा सकता है। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश यानी कि गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फोकस वाला पॉइंट है ये कि G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। तो यह प्रश्न भी बन सकता है। आगे देख लेते हैं। दोनों ने यात्रा के दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, युवा मामलों में सहयोग और प्रसारण में सहयोग। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, क्योंकि ये पूछे भी नहीं जाएंगे। आगे देख लेते हैं। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। यानी कि ट्री सर्विस एक्सरसाइज जो होती है ब्राइट स्टार, ये मिस्र में होती है और यहाँ पर भारत को क्या किया गया, आमंत्रित किया गया है मोदी जी को कि आप वहाँ पर जरूर आइए। तो ऐसा ये एक निमंत्रण भी मिल गया मोदी जी को। जैसे हम लोगों को बारात का निमंत्रण मिलता है ना, कि हम लोग किसी की शादी में जाते हैं तो पड़ोसी कहता है भाई मेरी भी शादी अगले महीने, तुम्हें वहाँ पे भी आना है। तो बस मिस्र के भी जो त्रिसेवा अभ्यास होता है वहाँ पे निमंत्रण मिला है भारत को। तो हम लोग चलेंगे बाराती बन के और लड्डू पेड़ा खा के आएंगे, लेकिन टिकट अपना अपना कराना होगा। अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका नाम ही है हसीना, तो हसीना है, भारत की राजकीय यात्रा इन्होंने संपन्न की थी। खैर भारत के संबंध इनके साथ बहुत ही अच्छे हैं हसीना जी के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया। तो एक प्रश्न और तैयार हो गया आपका कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। और यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश सीमा पर बहने वाली नदी कुसियारा नदी के पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुसियारा नदी किन दो देशों के बीच की समस्या थी या किन दो देशों के बीच बहती है। कुसियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बराक नदी की ही एक शाखा है जो बस भारत से होते हुए बंगाल में जाती है, यानी बांग्लादेश में। और दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र यानी कि मैत्री पावर प्लांट की प्रथम इकाई यूनिट 1 का अनावरण किया गया है। तो इसको भी समझते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। जो पहला जो है कि ये खोला जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट पे आधारित है मैत्री ऊर्जा संयंत्र। तो इसको कहाँ पे ओपन किया गया, बांग्लादेश के खुलना में। और यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक रेशमा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है। ये 5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगला पत्तन से खुलना को जोड़ता है। यह पश्चिम बंगाल के मेट्रोपोल से गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो आइए भारत बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन योजना को समझते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन यानी IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है कि उद्घाटन किया है। और इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में ही रखी गई थी, जो अब तक बनके तैयार हो गई है। और बात करते हैं तो IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। यानी इससे पहले भारत के और बांग्लादेश के बीच में कोई भी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन नहीं थी। बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता रहेगी इसमें। और यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरीज कहाँ है, असम में है। वहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आएगी और फिर सिलीगुड़ी से होते हुए ये बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत होगी। तो समझ लीजिएगा, नुमालीगढ़ आपका असम, यहाँ से ये रिफाइनरी चलेगी यानी ऑयल चलेगा और सिलीगुड़ी तक जाएगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद ये बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। लगभग इसकी लंबाई 131.57 किलोमीटर है। तो आगे देखते हैं। और हमारा
अब इसी में देखिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रकरण हैं, घटनाएं हैं, तो इसको भी समझते हुए चलेंगे हम लोग। जैसे टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की एक लिस्ट जारी करता है, 2023 में भी इसने लिस्ट जारी की है। पढ़ते हैं इसको। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई। यह सूची का 20वां संस्करण है और 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में 6 श्रेणियां रखी जाती हैं। कौन कौन सी 6 श्रेणियां हैं? तो पहला कलाकार यानी आर्टिस्ट, प्रवर्तक यानी इनोवेटर्स, असाधारण व्यक्ति टाइटन्स, नेता अर्थात लीडर आइकॉन और मार्गदर्शक यानी कि पायनियर्स के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए बात करते हैं। अगर हम तो आप देखोगे कि कलाकार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायक और अभिनेत्री ड्रू बैरोमीटर जो है कि सहित 19 व्यक्ति शामिल किए गए। वहीं प्रवर्तक के रूप में आप देखोगे तो एक मुख्य व्यक्ति किलियन एम्बापे और ईगा स्वेग। तो चलिए छोड़ देते हैं हम इसको, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो हमें इसमें कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई देखिए, आइए यहाँ पर टॉपिक है कि नेता के रूप में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिसमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, ये सभी लोग शामिल हैं। और आइकन के रूप में देखेंगे तो कुल 15 लोगों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भारतीय नेता अभिनेता शाहरुख खान जो कि शीर्ष स्थान मिला। और मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे तो भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली को इसमें शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? एस राजामौली को। अगला टॉपिक है हमारा फिनलैंड से संबंधित, जो कि नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देश टोटल शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई और इस संधि को हम वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 में हुई। कौन सा भी देश शामिल हुआ? फिनलैंड से शामिल हो गया। इसमें कितने सदस्य हो गए? 31 सदस्य हो गए। वॉशिंगटन संधि किसे कहते हैं? नाटो को ही कहते हैं, यानी 1949 में यह गठित हुई है। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, एंजॉय आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, याद हो रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी में यह चैनल बहुत ही बड़ा योगदानकर्ता बनेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जब पेपर वाले दिन मैं आपसे सामने मिलूंगा लाइव सेशन में, तो बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो ये चैनल की भूमिका आपके तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ यूपी स्पेशल के खंड को मैं पूरा कवर करूँगा और बाकी सेगमेंट को भी बताऊँगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया जो कि नाटो का 30वां सदस्य था। तो 30वां सदस्य कौन था? उत्तरी मैसेडोनिया। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज करने के लिए फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई। तो कुल मिला के ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय हो गया है। और बात ध्यान रखिएगा कि स्वीडन को भी वॉशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन सकता है। देखते हैं इसमें 4 भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्रीज ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा तो घोषित की है। और ये देश कौन से हैं? बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन, यूक्रेन। तो ये 4-5 देश है जो चाहते हैं कि हम भी नाटो के सदस्य बन जाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगली रिपोर्ट आती है आपकी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कि दुनिया में सबसे अधिक खुशहाल व्यक्ति कौन है या खुशहाल देश कौन है, और भारत में कितनी बीमारी है, कितना दुख है और कितने खुश हैं लोग। तो देखते हैं 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। और इसे कौन जारी करता है? तो UNSDSN अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। तो आइए स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं इसको। तो 2023 में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किया गया। 2023 में यह 11वां संस्करण था, क्योंकि सबसे पहले 2012 से इसका संस्करण शुरू किया गया और जिसमें 6 कारकों को शामिल किया जाता है रिपोर्ट बनाते समय। पहला होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। ये 6 फैक्टर होते हैं जिसके साथ इसका क्या होता है? एक सूचकांक तैयार होता है।
इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की जाती है। 2023 की रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। तो देखते हैं हम लोग कि टॉप पर कौन है और भारत को कौन सा है। तो देखिए, छठी बार जो है कि फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देश की सूची में आया है। पौआ भर का देश है दोस्तों, कुछ जनसंख्या है तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। होती भारत चाइना की तरह जनसंख्या तब समझ में आता है ना कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितने लोग जो है कि परेशान है, बहुत सारी चीज़ें। इसके बावजूद भी भारत मस्त और मदमस्त रहता है अपनी खुशियों में। तो पहले रैंकिंग पे आपका फिनलैंड आता है कि फिनलैंड तो बहुत खुश है भाई। और सबसे कम खुश कौन है, तो हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। तो जरा भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत को मिला है 126वां स्थान। ध्यान दीजिएगा, स्कोर मिला है 4.036। ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है 2022 में भारत को मिली थी 136वीं रैंक, जिसमें से 10 अंकों का सुधार करते हुए 126 रैंक पर आ गया है भारत वापस। आइए लद्दाख और मयूरभंज, ये आप कहोगे कि सर हम इसको इंटरनेशनल में क्यों पढ़ रहे हैं, नेशनल में क्यों नहीं पढ़ा, तो देख लेते हैं। क्योंकि घटना ही इंटरनेशनल से संबंधित हुई है। टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में यह शामिल हो गए लद्दाख और मयूरभंज। क्यों हुए हैं, क्या बात है, तो समझते हैं इसको। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और ओडिशा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। 2023 में तब तो चलना चाहिए यार। चलो अपनी मीटिंग पेपर के बाद वहीं कर ली जाए, सब लोग वहीं मिलते हैं, लद्दाख में या तो ओडिशा में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहाँ आप लोग मिलना चाहते हो वहीं हम लोग घूमते हुए पकड़े जाएँ। तो चलिए, स्मरणीय तथ्य है, मयूरभंज जो कि ओडिशा का एक जिला है, मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ध्यान दीजिएगा सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल ओडिशा में है। यहाँ काले बाघ, ब्लैक टाइगर कभी आप लोगों ने देखा है, मूवी में भी नहीं देखा होगा, पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य जो होता है, छाऊ नृत्य जो होता है, यानी नृत्य भी कहाँ होता है ये छाऊ, तो उड़ीसा में होता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऑलरेडी शामिल है ये। फिर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है ये। तो आगे देख लेते हैं इसमें। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे चर्चा में बात रहेगी। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो देखिए, भारत तो आतंकवाद फैलाता नहीं है, हमारा पड़ोसी देश चुन्नू भर का जो चिंटू भाई हमारा है छोटा पाकिस्तान, वो बहुत आतंकवाद फैलाता है। तो देखते हैं उसकी क्या हाल किया गया है इसमें, इस रिपोर्ट में। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। 10वें संस्करण को स्मरणीय तथ्य क्या है, विश्व के 163 देशों जिसमें आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है। 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या लगभग 6,701 दर्ज की गई है। तो आगे देख लेते हैं। 2021 की तुलना में 9% की गिरावट भी दिखाती है कि आतंकवादी घटनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, और तो कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे कि आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित जो शीर्ष 5 देश है, तो सबसे अधिक प्रभावित है हमारा अफगानिस्तान, जो खासकर जो है कि जो तालिबान शासन आया हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा प्रभावित है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को जो रैंकिंग मिली है, विश्व में 13वां देश है जो भारत सबसे अधिक प्रभावित रहता है, इससे आतंकवाद से ज़्यादातर प्रभावित रहता है, खासकर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो भारत को 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022, जो कि सिपरी रिपोर्ट देता है इसकी। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, यानी कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स एंड ट्रांसफर 2022। 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई। यानी दुनिया में अब लोग जो है कि शस्त्र को क्या कर रहे हैं, कम से कम खरीदने की बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत नंबर 1 पे है। अभी देखते हैं, हम आपको बताते हैं। 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हुए थे। कौन से हुए? तो सबसे नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता है। दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चीन और 5वें पे जर्मनी। ये किसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि यूएसए, अमेरिका
अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता है। आगे देख लेते हैं और कोई जानकारी इससे संबंधित अगर होगी तो। और यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए कि 2018 से 22 के बीच में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक, मतलब अमेरिका तो सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता ही करता है, दूसरे नंबर पे रसिया है, लेकिन खरीदता कौन है सबसे अधिक? तो भारत सबसे अधिक खरीदता है, फिर दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पे कतर है। तो भारत के द्वारा सबसे अधिक हथियारों को खरीदा जाता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक भी रहा है। और हम देखते हैं इस चीज़ को, रूस द्वारा वर्ष 2018 से 22 के विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। देखिए पूरी दुनिया में जो है कि यूएसए सबसे अधिक आता है, फिर रसिया आता है जो क्या करता है, हथियारों को बेचता है। लेकिन भारत को सबसे अधिक हथियार कौन बेचता है? तो रसिया आपूर्ति करता है। ये जरूरी नहीं कि यूएसए करे, भारत को सबसे अधिक हथियार कौन देता है? तो रसिया देता है। और देख लेते हैं, भारत को हथियार आपूर्ति करने में फ्रांस दूसरे नंबर पे आता है और अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? तो रसिया आता है। रूस, फ्रांस, इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पे, यानी इन तीनों से मुख्य रूप से भारत ही हथियार खरीदता है। आगे देखते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड, तो इसको भी समझते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023, हालांकि पुरस्कार के सेगमेंट में कवर करना चाहिए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटना है तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए इसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका एकेडमी अवार्ड्स है, अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह वैश्विक स्तर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। जिसको अगर ऑस्कर मिल गया तो वो समझ ले कि अपने आप को नोबेल प्राइज़ मिल गया उसे, तो बहुत ही इसकी वैल्यू है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण सबसे पहले 16 मई 1929 को किया गया था, द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आज भी अम्पास, इसको कहते हैं एम्पास। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो कौन है इसकी जो है कि वर्तमान में अध्यक्ष? जेनेट यांग। अकादमी का मुख्यालय बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। तो मुख्यालय कहाँ पे? यूएसए में स्थित है। तो आइए देखते हैं क्या है चर्चा भाई इसकी। तो पहली चीज़, 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 95 अकादमी पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई, यानी ऑस्कर पुरस्कार की। तो कहाँ पे घोषणा हो रही है? कैलिफोर्निया में। तो देखते हैं इसमें कि सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार में एक नहीं मिलता है लोगों को, और यहाँ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी को क्योंकि ये मूवी थी, इसको जो है कि 11 पुरस्कार मिले हैं। टोटल कितने पुरस्कार मिले? 11 पुरस्कार। और आगे हम देख लेते हैं, अगर आप देखेंगे कि मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस फिल्म के लिए जो डेनियल क्वान और डेनियल स्कीनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया इनको। और देख लेते हैं, मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इनको चुना गया है। मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली वो पहली एशियाई महिला हैं, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, लगातार जो है कि यूरोपीय या तो पैसिफिक देशों की महिलाओं को ही अभिनेत्री का पुरस्कार मिल जाता था। तो ये भी एक हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा देश एशियाई देशों में आता है। तो ये भी एक गर्व की बात है कि चलो पहली एशियाई महिला हुई जहाँ पर यह पुरस्कार देखने को मिला। और आ जाइए अभिनेता की बात कर लेते हैं। तो अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सबसे मस्त जो है कि इन्होंने किरदार निभाया, ये पिक्चर मैंने देखी है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फीचर फिल्म किसे मिली? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब देख लेते हैं बाकी अन्य प्रमुख विजेता। तो यहाँ पर अन्य प्रमुख विजेताओं में हम किसको देखेंगे? जो हमारा नातू नातू जी हैं। कहाँ गए हमारे नातू नातू भाई? देखिए एक तो ये मूवी मैंने देखी है। देखिए जिस मूवी को अगर आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले या ऑस्कर अवार्ड्स मिले ना, तो उस मूवी को देखना चाहिए। हालांकि आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, ना कोई एक्शन सीन था, ना कोई मूवी थी, ना कोई एक्टर था, ना कोई एक्ट्रेस थी, ना कोई किसिंग सीन था, कुछ भी नहीं था, फिर भी इसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया। लेकिन उसकी जो बेसिक रूट कॉज होते हैं ना, रूट, वो आप अगर समझ गए तो आप समझिए कि उस मूवी का उद्देश्य आप समझ गए। तो आप देखिएगा, इस मूवी को मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, मैं देख रहा था।
भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिक गोंसाल्वेस द्वारा निर्मित द एलिफेंट विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये मुश्किल से 44 मिनट्स की है, 44 मिनट की है, और ऑस्कर पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। तो डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसको जो है कि क्या किया गया, शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्पर्स को प्राइज़ मिला है, यानी कि ऑस्कर मिला है। और दूसरा अगर हम बात करें, तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनीत मेगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार को ग्रहण किया है। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, पहली बार था। द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े यानी बोम्मन और बेल्ली की है जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे जिसको रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आप कहेंगे सर हाथी पालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों जब आपके पास खाने के लिए एक रोटी ना हो ना एक टाइम की, और ऐसे में 100 आदमियों का खाना खाने वाले एक हाथी को आप पाल रहे हो, तो ये किसी मानवता से और किसी दैवी कल्पना से कम नहीं है कि आपके पास 2 रोटी नहीं है खाने के लिए लेकिन आप एक हाथी को पाल रहे हो। तो ये वही बात हो गई कि आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी सब कुछ है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है मूवी, मैंने देखी है। और अभी हाल ही में जब मैसूर गए हुए थे आपके नरेंद्र मोदी जी, जहाँ से इन्होंने बाघ की जनगणना को घोषित किया, वहाँ पर इन दोनों से ये मिले भी थे। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण फिर आया जब ऐसा राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR की गीत थे नाटू नाटू, जिसमें रामचरण जी और जूनियर NTR ने करेक्टर किया था और आलिया भट्ट ने भी उसमें करेक्टर किया था। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में इनको ये ऑस्कर पुरस्कार मिले। तो ध्यान देना कि 2 पुरस्कार हमें मिलते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल सॉन्ग और एक होता है डॉक्यूमेंट्री मूवीज जिसमें एलिफेंट विस्पर। तो ये दोनों ही मूवी आपसे पूछी जा सकती है कि किस मतलब उसमें मिलती है, किस कैटेगरी में। और आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस गीत के गायक कौन थे, तो राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव, जिन्होंने नाटू नाटू किसी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है, यानी ओरिजिनल सॉन्ग ये पहली बार था। डॉक्यूमेंट्री भी पहली बार थी जो भारत को ऑस्कर मिला। तो अब भारत जो है कि लगातार प्रोग्रेस पे चल रहा है, जो ऐसे अवार्ड्स भी जीत रहा है। एक और जानकारी कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को फिर से विजेता घोषित किया गया। इसको हालांकि 3 प्राइज़ मिलेंगे, एक और प्राइज़ मिलेगा जो अभी आगे बताएंगे हम। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रिज डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्ले सो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। बात करते हैं हम और एक पॉइंट की, इम्पॉर्टेंट है जो 95 ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता या उद्घोषकों में शामिल रहीं, यानी ऑस्कर प्रेजेंटर्स में। तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पर बुलाया गया था मंच पे। ऑस्कर के मंच पर 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटर के रूप में पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। 2016 में प्रियंका चोपड़ा थीं और अब वर्तमान में दीपिका पादुकोण हैं। अगला आता है आपका लेगाटम समृद्धि सूचकांक। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक क्या है भाई? विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। स्मरणीय तथ्य क्या है भाई इसमें? 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक का 16वां संस्करण था। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है, बस इसमें यही दिया है कि विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क जो है कि शीर्ष पर है और दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पे है। तो भारत की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो भारत हमारा कहाँ पर है? तो 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध देश है, मोस्ट प्रॉस्पेरियस। तो नो डाउट भाई पश्चिमी यूरोप क्या पूर्वा यूरोप ही ले लो आप। यूरोप में तो सब अमीर ही अमीर बैठे हैं, बस गरीबी तो जो है कि एशियाई देशों में है, लेकिन धीरे धीरे ये गरीबी भी यहाँ दूर हो रही है। अगला पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023।
सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो इसका कौन जो है कि इसको जारी करता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें जो स्मरणीय तथ्य है वो क्या है कि 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया और ये इसका 29वां संस्करण है। टोटल इसमें 184 देशों को शामिल किया गया, जिसमें 4 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, यानी यहाँ पे कोई समस्या ऐसी नहीं है। बात करेंगे अगर आगे, भारत, ब्राज़ील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी इस श्रेणी में शामिल है। किसमें? ये इसमें आएंगी मोस्टली अनफ्री, यानी कि प्रायः गैर स्वतंत्र, ये प्रायः गैर स्वतंत्र में आती हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, तो सिंगापुर को सबसे पहला स्थान मिला। वहीं 2023 में भारत को मिला है 131वां स्थान। तो बस इतना ही आपको जानना है। अगला है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के लिए कोई भी मिशन है तो भाई वो इंपॉर्टेंट है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी कि एम फॉर क्लाइमेट या एम फॉर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है, यानी यूएसए और यूएई की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 जो हुआ था, इसमें जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम फॉर सी 5 वर्षों के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन को बढ़ाना है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या से संबोधित किया जाए। तो 22 फरवरी 2023 को भारत ने अपने आशय पत्र के साथ इस पर एक हस्ताक्षर कर इसमें शामिल हो चुका है। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान इसमें शामिल हुआ था। वर्तमान में एम फॉर सी के 47 सदस्य हैं और इनकी इस पहल ने वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त भी कर लिया है। आगे देखते हैं बीपो जारी करेगा इसे, या कौन जारी करेगा, तो इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 से ये जारी किया जा रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे 55 देशों में बौद्धिक अवसंरचना का मूल्यांकन किया जाता है। तो बात करते हैं इसमें, अगर हम 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को जारी किया गया। इसमें टोटल जो है कि 11वां यह संस्करण हो गया है अभी तक, और 55 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है जिनकी जीडीपी विश्व की 90% से अधिक योगदान करती है। तो वीपो मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो पहला स्कोर मिला वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला, दूसरा मिल गया यूनाइटेड किंगडम को। तो हमारे भारत को कौन सा स्कोर मिला भाई, तो हम भारत की बात करेंगे तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों की सीरीज में 42वें स्थान पे भारत को यह रैंकिंग मिली है। एशिया में 15 देशों की सूची में यह 12वें नंबर पे आया है और भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे अभी भी निम्न मध्यम आय है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। इसको 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रति वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसमें कितने देशों को शामिल किया गया। तो 180 देशों एवं क्षेत्रों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप इसमें रैंकिंग प्रदान की जाती है। 0 से 100 के बीच में अंक दिए जाते हैं। 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब होता है सर्वाधिक ईमानदार। तो आइए देखते हैं दुनिया में कौन ईमानदारी दिखा रहा है भाई, कौन है ईमानदार। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया और यह 28वां संस्करण था। डेनमार्क जो है कि दुनिया में सबसे अधिक ईमानदारी दिखा रहा है, स्कोर मिला इसे 90 और ये शीर्ष स्थान पे। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हुआ है, तो सोमालिया जो कि सबसे निचले स्थान पे है। तो ज़रा देखें भारत में कितनी भ्रष्टाचारी है, ये लोग अगर बता ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि भारत में कितनी भ्रष्टाचारी है। तो भारत 40 अंकों के साथ शीर्ष 85 देशों में शामिल है, 85वें नंबर पे, कि ये 85वें नंबर पे आता है जब ये भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। 2021 में भी इसको सेम रैंकिंग प्राप्त हुई थी, तो कोई सुधार नहीं हुआ, यानी भ्रष्टाचार जस का तस बना हुआ है। जैसे पहले था भ्रष्टाचार वैसे ही आज भी है भ्रष्टाचार। ब्रिक्स रैंकिंग देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका 72, ब्राज़ील 94, रूस 137, चीन 65, यानी चीन कम से कम हमसे अच्छा है, ये कह सकते हैं कि चीन अच्छा है, और बाकी दक्षिण अफ्रीका भी सही है। ब्राज़ील और रसिया तो महाभ्रष्टाचारी हम लोगों से भी ज़्यादा हैं।
अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत वाजेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन चुका है इस बार। द वाजेनार अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। ये पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं यानी कि टेक्निक के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वाजेनार का नाम जो है वाजेनार नाम द हेग नीदरलैंड्स में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित किया गया था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 में शुरू हो गई थी और इसका सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुख्यालय जो है या हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके 42 सदस्य हैं। 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बन गया था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है, तो चीन नहीं है जबकि भारत है, ये देख रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वाजेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक के मध्य वियना में वाजेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक में भारत को वाजेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंप दी गई थी। 1 जनवरी से भारत के पास यह अध्यक्षता पूरी तरीके से आ चुकी है। भारत का कार्यकाल पूरा 1 वर्ष का रहेगा, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। और भारत ने आयरलैंड से वाजेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की, यानी आयरलैंड से यह अध्यक्षता वाजेनार की मिली है। और आगे देखते हैं, अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण कौन से हैं, तो ये होता है जांगर समिति। इसे एनपीटी निर्यातक समिति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में 39 सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। एनएसजी की बात करेंगे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है, 1974 से लागू है। वर्तमान में 48 देश हैं। भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं हो पाया एनएसजी का। ऑस्ट्रेलिया समूह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है, 1985 में शुरू, 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बन गया। टोटल 43 देश इसमें हैं। MTCR की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो होता है व्यवस्था, 87 से शुरू है, 2016 में भारत इसका सदस्य बन गया और वर्तमान में इसके 35 सदस्य हैं। तो केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसजी, बस इसका जो है कि भारत अभी तक सदस्य नहीं बन पाया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत वैयक्तिक, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखते हैं इसको। 2023 में वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI जारी किया जाता है। HFI का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन फ्री इंडेक्स। यह इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है, जो है कि 8वीं बार यह जारी किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे शीर्ष देशों में, तो HFI 2022 में शीर्ष रैंकिंग मिली है आपके स्विट्जरलैंड को, सेकंड रैंकिंग मिली है आपके न्यूजीलैंड को। तो जरा भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत किस नंबर पे आ रहा है, यहाँ तो कहीं दे ही नहीं रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, भारत को तो पूरी तरीके से गायब किया। अच्छा, भारत यहाँ पे है, 10वें नंबर पे है, क्या बात है, भारत 10वें नंबर पे है। और अगर ओवरऑल बात करेंगे, आप ग्लोबल रैंकिंग की बात करेंगे, तो भारत को ये रैंकिंग मिली है 112। तो 112 आपको याद रखनी है। ईरान CSW से बाहर हो गया भाई। क्या है CSW, कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन। महिलाओं की स्थिति पर आयोग जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए होता है। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है। तो अभी ईरान को बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया भाई, कोई गलती हो गई क्या ईरान से? पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक भी कहता है, ईरान को शेष कार्य के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव किया है। ईरान का कार्यकाल जबकि 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, तो उसे कार्यकाल से पहले ही निपटा दिया। उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया और सबने मिलकर ईरान की बैंड बजा दी और इसे बाहर कर दिया। हालांकि इस मतदान में भारत सहित 16 देशों ने इस मतदान में भाग भी नहीं लिया, क्योंकि ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। तो हम ईरान के खिलाफ कोई वोट देने से बढ़ रहे हैं कि हम चुपचाप तटस्थ हो जाएं। बात क्या थी यहाँ पे,
सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु भी हो गई। तो बहुत चर्चा में रहेंगी ये, क्योंकि ईरानी महिला है महसा अमीनी। इनको एक आगे चल के पुरस्कार भी मिलेगा, हम उस पर भी बात करेंगे पुरस्कार श्रेणी में। मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए और जिसके दबाव के कारण ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्यवाही की थी और इसलिए ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो भारत वालों को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो परंपरागत रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, प्रथाएँ चली आ रही हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रथाएँ महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं। तो इसलिए ऐसी प्रथाओं को छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है, IMD। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं की कौशल और योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। 8 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की जाती है। यह इसका नवा संस्करण है, क्योंकि इसको जो है कि कब से जारी किया जा रहा है, तो आप देखेंगे 2013 से जारी किया जा रहा है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। 63 देश इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पे कौन है? आपका स्विट्जरलैंड, और नंबर 2 पे आपका स्वीडन है। और बात करेंगे भारत की, तो देखिए पहले तो बात करते हैं 63 देशों की रैंकिंग में छठे वर्ष भी लगातार छठवें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत को 63 में से 52 रैंकिंग मिली है, मतलब भारत को 52 रैंकिंग दी गई है। और आगे देख लेते हैं और कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना यानी स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, यानी वहाँ के राष्ट्रपति को और वहाँ की एक संस्था है उसको भी। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये राष्ट्रपति बनने से पहले एक हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे, लेकिन होता क्या है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, वॉर टाइम लीडर के रूप में। मार्च 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लॉयन यानी एक सफ़ेद शेर से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार का नामकरण जो किया वो जेलेंस्की के नाम पर ही कर दिया। और उल्लेखनीय है कि फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। तो काफ़ी चर्चा में रहे ये जो है कि, और अन्य जो विजेता थे तो उनकी ज़रूरत नहीं है। आइए, फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी होती है उसमें विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, जिनमें कौन कौन शामिल हुआ है, तो भारत की 6 महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। तो समझते हैं इसको। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2022 की एक सूची जारी की गई। यह इसका 19वां संस्करण था और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 महिलाएं हैं, जिसमें आपकी पहले नंबर पे कौन है इसको देख लेते हैं। तो यूरोपीय आयोग, जो कि यूरोपीय यूनियन जो होता है उसी का एक संस्था होती है यूरोपीय आयोग की, जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि जर्मनी की हैं और ये शीर्ष पर हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे नंबर पे, और यूएसए की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। तो ये तो हो गया शुरू के 3 स्थान। अब बात आती है कि भारत की महिलाएं कौन कौन सी हैं, वो इसमें कहाँ कहाँ शामिल हैं। तो आइए हम उन पर चर्चा करते हैं अब सीधे। तो भारत की जो महिलाएं शामिल हैं वो टोटल 6, मैंने पहले ही कहा कि 6 महिलाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष की सूची में 36वें स्थान पे थे। हालांकि उन्हें चौथी बार लगातार इस सूची में जगह मिलती जा रही है, भले उनकी पोजीशंस अलग अलग हैं। जैसे 2021 में 37वां, 2020 में 41, 2019 में 34 और इस बार 36, लेकिन 4 बार उनको इस पत्रिका में जगह मिली। दूसरे नंबर पे HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा शामिल हुई। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुश शामिल हैं 54वें स्थान पे, और सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष सोमा मंडल भी इसमें शामिल हैं, और बायकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार यह भी शामिल हैं इसमें
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि और जो नायका की जो सीईओ हैं, नायका की जो सीईओ, जो आप लोग लेडीज़ प्रोडक्ट देखते हो ना, नायका, जो लक्ष्मी, नायका, ये सब प्रोडक्ट होते हैं, तो इसकी जो सीईओ हैं फाल्गुनी नायर, यह भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 6 महिलाएं शामिल है। कौन कौन सी? पहले निर्मला सीतारमण जी, दूसरा है रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरा माधवीपुरी बुच, चौथा सोमा मंडल, पांचवा किरण मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर छठी। तो 6 महिलाएं टोटल की टोटल शामिल हैं। और अगर हम बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं, जो है कि बीबीसी भी एक रैंकिंग जारी करता है। दिसंबर 2022 में 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो बीबीसी न्यूज़ हम देखते हैं, उसके द्वारा भी एक 100 महिलाओं की लिस्ट जारी की जाती है पूरी दुनिया में। इस वर्ष की जो संस्करण थीम थी वो प्रगति थी, और इसमें 4 महिलाएं जो है कि भारतीय शामिल हैं। कौन सी 4 महिलाएं? पहली तो प्रियंका चोपड़ा, दूसरा सिरसा बांदला, तीसरा स्नेहा जवाले और चौथा गीतांजलि श्री, जो लेखक हैं टॉम ऑफ सैंड की, यानी कि रेत की समाधि। तो ये 4 महिलाएं हमारी बीबीसी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022, यानी कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, और भारत में कौन से शहर ऐसे हैं जो यहाँ रहने के योग्य हैं, यानी महंगे शहरों की लिस्ट में। तो दिसंबर 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। और वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EU द्वारा संचालित किया जाता है, और यह प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी किया जाता है, यानी एक साल में 2। तो आप देखते हैं इसको कि 2022 के आधार पे 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई, जिसमें न्यूयॉर्क शहर को कीमतों वाला यानी आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया, और सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व में सबसे महंगे शहर घोषित किए गए हैं। रैंक 1 मिली है इनको संयुक्त रूप से, सिंगापुर और न्यूयॉर्क को, ये विश्व में सबसे महंगे शहर हैं। और सबसे सस्ता शहर की बात करें तो सीरिया, दमिश्क जो है कि है। और भारत में अगर हम बात करें सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों वाले, तो बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। अब भारतीयों की नज़र से देखोगे तो ये सब महंगे शहर दिखेंगे आपको, कि यहाँ जाना भी नहीं चाहेगा आदमी। हाँ, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप है इस पे जो है कि भारत के लिए। भारत GPI मतलब कि इसका अध्यक्ष बना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत को अध्यक्षता मिल गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सौर बहुहितधारक यानी मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, और GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में की गई थी। और इसके संस्थापक कितने थे? 15 सदस्य थे, जिसमें 14 देश ये हैं। तो भारत भी इसमें संस्थापक सदस्यों में शामिल है, बस इतना ही आपको जानना है। वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो टोटल 29 देश हो गए, तो संस्थापक सदस्यों में भारत इसमें पहले से ही शामिल है। और अगर हम बात करें कि दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। और स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? तो भाई इसका जो तीसरा शिखर सम्मेलन है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में ही भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए इस परिषद की अध्यक्षता ग्रहण कर ली, और यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की। किससे ग्रहण की? फ्रांस से। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में, और कोई जानकारी अगर होती है तो ठीक है। जैसे इसका पहला शिखर सम्मेलन आप देखेंगे तो 2020 में कनाडा में हुआ, दूसरा शिखर सम्मेलन देखेंगे तो 2021 में पेरिस में हुआ, तीसरा शिखर सम्मेलन आपके टोक्यो जापान में हुआ, और जो चौथा शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? हमारे प्यारे भारत में होगा, इंडिया में। आगे देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। तो अब हमारा टॉपिक है अगला, क्या है टॉपिक? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र साधन है, और इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है, और इसमें 59 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 14 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है 4 विभिन्न श्रेणियों में। तो जो 4 श्रेणियाँ हैं वो क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा आयोग और ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। अब तथ्य की बात करते हैं तो COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा तथा न्यू क्लाइमेट एक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 18वां। ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों ही रैंक पे कोई भी नहीं आया, शीर्ष तीनों स्थान पे कोई भी देश अपना जगह नहीं बना पाया। तो सीधे अगर हम बात करेंगे चौथे नंबर से,
तो आप देखेंगे कि जो चौथा स्थान मिला है CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप में चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है। किसको मिला है? चौथा स्थान डेनमार्क को। और भारत की बात करेंगे अगर हम, तो भारत इसमें 8वें नंबर पे। देखिए चौथे नंबर पे डेनमार्क, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये किसी को नहीं मिला परिवर्तन प्रदर्शन में, और भारत को मिलता है 8वां, जो कि पिछले वर्ष 10 की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन था, क्योंकि पिछले साल इसके पास 10 रैंकिंग थी। 10वें स्थान पे जो है कि 2021 में 10वें स्थान पे था, लेकिन 2022 के बाद 2023 में अगर आप देखोगे तो 8वें स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं भारत के द्वारा सुधार किया जा रहा है और अच्छी बात है ये। अब आता है अगला टॉपिक, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट ऑफ तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। यह इस सूचकांक का नवा संस्करण है, जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट्स इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वालिटीज। इसमें टोटल 133 देशों को शामिल किया गया और प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कुल 175 शहरों को शामिल किया गया है। बात करते हैं प्रथम 5 स्थानों पर, तो स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, सिंगापुर दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे, USA चौथे पे और स्वीडन 5वें पर रहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें भारत की, तो देखिए भारत के 8 शहरों को इसमें स्थान मिला है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत। तो इस तरीके से अगर आप याद रख सकते तो कर लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वैश्विक रिश्वत जोखिम ये कभी नहीं पूछा जाता, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। रूल ऑफ लॉ ये भी नहीं पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को तो पढ़ेंगे, सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखते हैं हम लोग इसको। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक वेल्थ, हंगर, हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जाता है। और इसमें 4 जो है कि संकेतक यूज किए जाते हैं। पहला होता है अल्प पोषण, दूसरा बाल दुबलापन, तीसरा बाल ठिगनापन और चौथा बाल मृत्यु दर, जिसको इंग्लिश में क्या कह दिया था? अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन में, और दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा होता है चाइल्ड मोरेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है इसमें। और जिसको 0 स्कोर मिलता है सबसे अच्छा माना जाता है, और जिसको 100 मिलता है उसको सबसे घटिया या सबसे बेकार मान लिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कि यह 17वीं वार्षिक रिपोर्ट है, और इसमें अगर हम बात, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सबसे खराब स्थिति है भारत की वो क्या है? 107 रैंक मिली है भारत को। कितनी मिली है? 107 रैंक मिली है, ठीक है। और अंतिम 5 देश ये है ही। तो भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। किस स्थिति को दर्शाता है? गंभीर। टोटल 121 देशों में 107 अंक मिले हैं हमें। अब आता है आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंक। देखिए 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होता है टाइम के द्वारा, एक होता है टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया था, और एक होता है QS। तो देखिए QS क्या करती है? एशिया की यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है बस उसे काउंट करती है, जबकि टाइम क्या करती है? पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको काउंट करती है। ये बेसिक अंतर आप समझ लीजिए। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है क्विकरली साइमंड्स। गौरतलब है कि वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। केवल कहाँ के? एशिया के। तो समझते हैं यहाँ पे 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय जारी रैंकिंग 2023 जारी की, और जबकि 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की। तो यहाँ पे दोनों ही कन्फ्यूज़न अलग कर दिया आपको। जो टाइम्स हायर एजुकेशन होती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जारी करती है, जबकि QS क्या करती है? एशिया की यूनिवर्सिटी को जारी करता है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं QS वाला, तो पहले हम इसको देखते हैं। इसका यह 15वां संस्करण था। टोटल 760 संस्थान शामिल हुए, और सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के शामिल हुए हैं इसमें, जो कि टोटल 125। बात करते हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की एशिया में कौन सी है, तो पेकिंग विश्वविद्यालय, जो चीन की मुख्य भूमि पर स्थित है, पेकिंग विश्वविद्यालय। सेकंड नंबर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सेकंड नंबर इसको मिलता है। और हम बात करेंगे अगर भारतीय विश्वविद्यालयों की, तो भारत में सबसे पहली रैंकिंग मिलती है भारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र में, दूसरी रैंकिंग मिलेगी आपकी IIT दिल्ली, और तीसरी रैंकिंग मिलेगी IISc बेंगलुरु को। इसमें आप देखोगे 5वीं रैंकिंग जो मिलेगी, 6ठी रैंकिंग वो आपको मिलेगी IIT कानपुर को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि QS रैंकिंग में IIT बॉम्बे पहले नंबर पे और IIT दिल्ली दूसरे नंबर पे। अब आता है आपका
टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय यानी कि ग्लोबल रैंकिंग्स इसमें जारी होती है। ये भी ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त थी और 13 प्रदर्शकों में प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित थी। इसमें बात करेंगे कि 104 देशों के क्षेत्र में कुल 1799 विश्वविद्यालयों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। और क्या क्या रैंकिंग दी गई है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह सबसे बड़ा संस्करण है और यूएसए के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। और भारत के, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, कि 75 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। लेकिन इस बार इसमें यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यह 7वीं बार पहले स्थान पर रही है। लगातार 7वीं बार यह पहले स्थान पर रही है। अगर एशिया में सर्वश्रेष्ठ देखेंगे तो चीन की सिंगुआ विश्वविद्यालय जैसे 16वीं रैंकिंग प्राप्त हुई। भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष 200 में से कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन शीर्ष 300 में अगर हम बात करेंगे तो IISc बंगलुरु को जो है कि इसमें एक स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो नोबेल पुरस्कार आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो समझते हैं इसको, नोबेल पुरस्कार को भी। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे। ये सारी चीज़ें ये सब नहीं समझनी है। चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पर सीधे स्मरणीय तथ्य को देखें तो समझते हैं यहाँ पर पहले कि स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2022 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और जिसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। तो बस अर्थशास्त्रियों के आप लोग एक पेपर पे नाम नोट कर लीजिए और अपनी स्टडी वॉल या स्टडी टेबल के पास इसे चिपका लीजिए, ताकि रोज़ आप इसे देखते रहिए और याद हो जाए। तो क्या क्या है इन तीनों के नाम? 3 अर्थशास्त्रियों को मिला संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के लिए। पहले हैं बेन एस बर्नांके, जो कि आपके यूएसए के हैं। दूसरे डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी यूएसए के हैं। और तीसरे हैं फिलिप एच डायविगन, ये भी यूएसए के। तो तीनों ही अमेरिका के खिलाड़ी हैं और इन तीनों को ही अर्थशास्त्री पुरस्कार मिल गया, यानी कि तीनों अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के। बात करेंगे अब हम, अच्छा इन्होंने किस पर फोकस किया था? तो बैंकों और वित्तीय संकट पर इन्होंने शोध किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। नोबेल का शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इसमें एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति के रूप में अगर हम देखेंगे तो किसे मिला है? एलेस बिलियास्की को। और अभी हाल ही में, ये वैसे बेलारूस के हैं, ये बेलारूस के, और अभी हाल ही में इनको 10 वर्ष की सज़ा भी सुना दी गई है। और दूसरा है मेमोरियल और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को क्या मिला है? संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एलन बिलियास्की बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना की थी। मेमोरियल भी एक मानवाधिकार संगठन है जो 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी इसकी स्थापना। और इसे 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रे सखारोव, मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना जो कि इसके संस्थापकों में शामिल थे। वहीं यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना 2007 में की गई थी, तो इसको भी मिला है इसमें। बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो ये द स्वीडिश एकेडमी द्वारा एक घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नो नाम की एक महिला है जो फ्रांस की हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पहली फ्रांसीसी महिला है, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे हम देखते हैं, इनका प्रथम उपन्यास लेस आर्मरीज वेदीज थे, अ मैन्स प्लेस और अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स, ये सारी चीज़ें थी। अब बात करेंगे हम लोग रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2022 की। तो आइए इस सीरीज़ में देखते हैं हम लोग किसको मिला है। तो ये भी 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला है। पहले हैं कैरोलिन आर बार्टोजी अमेरिका के, मार्टिन मिल्टन डेनमार्क के और के बेरी शार्पलेस ये भी अमेरिका के हैं। इनको क्यों मिला है? तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है। क्या होती है ये, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे बात करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की। तो भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया गया है। यह भी संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर अमेरिका के और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। तो इनको यह जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटोनों के लिए किया गया है। तो आपस में गुथे हुए फोटोनों के लिए किया गया है। और आगे देख लेते हैं हम
चिकित्सा के विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 जो कि द नोबल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। और यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पाम्बो किसको मिला है? स्वांते पाबो जी को यह पुरस्कार मिला गया है, क्योंकि इन्होंने पुरस्कार जो है कि विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित इनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधी हैं। तो इस तरीके से इनको ये मिला। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है छोटी सी कि फिजिक्स का किसे मिला है, रसायन का किसे मिला, अर्थशास्त्र का, साहित्य का, शांति का, चिकित्सा का, इन सब की लिस्ट बना के आपको डायरेक्ट उन व्यक्तियों के नाम और किस काम के लिए मिला है ये जो मैंने बताया है इसको नोट करके अपनी टेबल पे चिपका लीजिए, स्टडी टेबल पर या फिर अपने शीशे के पास, क्योंकि सबसे अधिक शीशे में लोग ज़्यादा चेहरा देखते हैं और चेहरे के साथ आप ये करंट अफेयर्स भी तैयार कर लेना। अगला है म्यांमार। क्यों चर्चा में भाई? FATF की बैठक जो ब्लैक सूची होती है उसमें शामिल कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की एक पहल पर FATF की स्थापना हुई 1989 में। वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य देश हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर है। भारत 2010 से FATF का सदस्य बना और 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। तो रूस को इसने हटा दिया है। तथ्य क्या है इसमें? फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक हुई 2022 में, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के टी राजा कुमार द्वारा की गई। और ध्यान देना, ये जो टी राजा कुमार हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। क्या है ये? भारतीय मूल के। म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया है और म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया को भी ब्लैक सूची में शामिल किया गया। तो म्यांमार हो गया, ईरान हो गया और उत्तर कोरिया, इन तीनों को ही ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक, तंजानिया को FATF की ग्रे सूची में रख दिया गया है, जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। ये इनसे भी बाहर हो गए हैं, यानी अब इनके पास कोई आतंकवाद नहीं है, ऐसा इसका मानना है। आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन प्रति वर्ष किया जा रहा है और इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा किया जाता है। इसमें द पोर्टुलस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा जो है कि द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरपोल, तो इस तरीके से जो है कि बहुत सारी संस्थाएं शामिल हो जाती हैं। ये 15वां संस्करण इस बार जारी किया गया है। थीम क्या थी? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। और आगे देख लेते हैं, इसमें कुल विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है और स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था यानी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी रही है। अब बात करते हैं, अगर इसमें 11वां स्थान चीन को प्राप्त हुआ है, जो शीर्ष 30 देशों में शामिल होने वाला एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो सबसे टॉप रैंकिंग किसको मिली है इनोवेशन में? स्विट्जरलैंड को। सेकंड नंबर पे अमेरिका को। भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत किस जगह पे जो है कि प्रेजेंट होता है? तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40वीं रैंकिंग हासिल की, जो कि 2021 में 46वीं थी, जो अभी तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग को इंडिकेट करता है। तो बस इतना ही चीज़ जानना था। आगे चलते, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित और कार्टवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। तो इसमें भी समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो इसमें टोटल 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स पे किया जाएगा। पहला खाद्य सामर्थ्य, दूसरा खाद्य उपलब्धता, तीसरा गुणवत्ता और सुरक्षा, चौथा है स्थिरता और अनुकूलन। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। आगे है 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 113 देशों को शामिल किया गया और यह इसका 11वां संस्करण है। क्या है? 11वां संस्करण है। पहले नंबर पर देखते हैं तो फिनलैंड इसमें शामिल होता है, फिनलैंड, जिसको स्कोर मिला 83.7। दूसरे नंबर पर आपका आयरलैंड इसमें शामिल हो जाता है।
भारत की बात करेंगे तो भारत 58.9 स्कोर के साथ 68वें नंबर पर शामिल होता है। अब आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी पूछा जाएगा। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, 3 भारतीय शहर शामिल हुए हैं इसमें। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ यानी कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ टाइम लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका वैश्विक अधिदेश ग्लोबल मैंडेट जीवन पर्यंत अधिगम है और हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। तो इसने क्या किया है कि विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं, जिसमें एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। तो भारत की तरफ से इसमें 3 शहरों को शामिल किया गया है। 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया, जिन 77 में 3 भारतीय शहर भी शामिल हैं, नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। तो नीलाम्बुर और त्रिशूर तो केरल के हैं, बाकी वारंगल आपका तेलंगाना का है। तो समझ लेते हैं त्रिशूर के बारे में। यह केरल की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। नीलाम्बुर की बात करेंगे तो नीलाम्बुर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है, लैंड ऑफ टीक, यानी यहाँ पे यह सागौन के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। वारंगल तेलंगाना का केवल एक शहर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना है, और यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें 4 आयाम कौन से होते हैं तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। आइए कुछ इसमें तथ्य को समझते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की। तो कौन इसे जारी कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल 146 देशों का इसमें अध्ययन किया गया, और लैंगिक अंतराल जो स्कोर है वो 68.1% है इस बार का। तो समझते हैं इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार काम करेंगे तो विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, जो कि अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। तो हालांकि इसमें अब रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो लैंगिक अंतराल को समाप्त बात देखते हैं यहाँ पे कि हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है, और लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो पहले नंबर पे आता है आपका आइसलैंड और दूसरे नंबर पे आता आपका फिनलैंड। बात कर लेते हैं अब इंडिया की। तो देखिए सबसे खराब प्रदर्शन तो किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा, और इंडिया की बात करेंगे तो भारत ने अब तक 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है, और इस आधार पे आप देखेंगे तो 2022 में 135वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स का प्रकाशन यूएन सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा के जनसंख्या प्रभाग पॉपुलेशन डिवीज़न द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया था। कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे। यह रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। इसका प्रकाशन 1951 से किया जा रहा है लगातार। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की 27वीं रिपोर्ट है, क्योंकि हर 2 साल पे ये की जाती है। तो 27 दुनिया आपका कितना हो जाएगा बता दीजिए ज़रा, तो 54 हो जाएगा। 1950 से लेकर अब तक की अवधि में 237 देशों और क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आकलन किए जा चुके हैं। बात करते हैं अगर कि वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जिसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला है। इसमें 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है। यह रिपोर्ट में कहा गया कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है, यानी 8 बिलियन हो जाएगी। और बात करें अगर तो इसमें कहा गया है कि 2030 तक 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि विश्व स्तर पे 2019 में जन्म के समय 72.8% वर्ष तक जो है कि जीवन प्रत्याशा हो जाएगी, यानी कि ये लगातार बढ़ जाएगी। और फिर और आगे चीज़ों को देखते हैं। नहीं, और तो कुछ खास नहीं दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं।
भारत जो है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इस अभिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की एक आम सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। बात करते हैं स्मरणीय तथ्य की, तो 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का नवा सत्र आयोजित किया गया था। भारत इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है भारत के पास। इससे पूर्व भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक कार्यकाल निभाया और अब ये इसको तीसरा कार्यकाल दिया गया है। भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो शामिल है इसमें, तो पहली रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008, कुट्टियम संस्कृत नाट्य कला 2008, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 और मुडियट्टू, और ये सारे के सारे पूरे हैं इसमें। तो आप इसको देख लीजिएगा, PDF में दिया हुआ है, बहुत सारे हैं इसमें। तो कुंभ मेला, यूपी का एक कुंभ मेला, ये याद कर लीजिएगा 2017 का। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, GPI जिसे हम लोग कहते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित विश्व के अग्रणी विचार मंच यानी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लोलिया ने लॉन्च किया था और इसके बाद से यह लगातार जो है कि जारी किया जाता है। इसमें तथ्य को देखें तो ये GPI के 16वें संस्करण को जारी किया गया। इसमें 163 देशों को कवर किया गया है। विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं, इसके साथ ही यूरोप जो है कि विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है। सबसे सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र कौन सा है? यूरोप हो गया। और विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी अफ्रीका है। कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। वहीं अगर हम बात करेंगे देश की, तो आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, जबकि अफगानिस्तान 5वीं बार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र बना हुआ है या अशांत देश बना हुआ है। भारत की बात अगर हम करेंगे तो भारत को जो रैंकिंग मिली है वो क्या मिली है? तो 135वां स्थान जो है कि यहाँ पे भारत को प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है भूटान का। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें टोटल कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं परमानेंट और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश शामिल हैं और सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों का वितरण कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है? अफ्रीका और एशियाई देशों में 5 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय देशों में 1, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों में 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों में 2 सीटें हैं। तो इस प्रकार से हैं। अब बात करते हैं 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। ये नवनिर्वाचित 5 सदस्य कौन हैं? तो जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। तो ये नवनिर्वाचित 5 जो है कि सदस्य हैं। तो आप कहोगे सर भारत तो इसमें शामिल ही नहीं हुआ, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको भाई? तो देखते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ये प्रथम अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सभा सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु चुना गया है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है और UNSC ने नवनिर्वाचित देशों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे का स्थान लिया है, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात भी हैं। अब यहाँ पर है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मत पढ़िए क्योंकि एशिया की हमेशा पूछा जाता है, न कि वर्ल्ड लेवल पर पूछी जाती है।
टाइम्स एशिया की जगह टाइम्स वर्ल्ड की पूछी जाती है। ये जस्ट अपोजिट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम्स की जो है कि ना पूछ के बल्कि अपोजिट पूछी जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको समझते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज नेटवर्क इंफॉर्मेशन के द्वारा जारी की जाती है। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। और ये जो है कि 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 11 श्रेणी 40 प्रदर्शन संकेतक के आधार पर विश्व के 180 देशों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें 3 नीतिगत उद्देश्य भी होते हैं। एक तो होता पर्यावरणीय स्वास्थ्य कैसा है, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति कितनी है, और जलवायु की नीति क्या है। तो इसके आधार पर आप देखोगे वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर 2050 में केवल 4 देश चीन, भारत, यूएसए एवं रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होंगे, ऐसा रिपोर्ट में आरोप लगाया गया। ये यूँ कहें कि एक आंकड़े बताया गया। 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। इन देशों को द डर्टी टू डजन के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रहे वो डेनमार्क की है। डेनमार्क पहले नंबर पे है और भारत अंतिम नंबर पे है। अंतिम नंबर दोस्तों, अंतिम नंबर, जिस रिपोर्ट को भारतीय सरकार ने नहीं माना और इसका विरोध कर दिया कि हम इस आंकड़े को नहीं मानेंगे। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। और आगे देखते हैं क्या, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है, ईयर बुक जिसे हम कहते हैं। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। इसे ये 34वां संस्करण जारी किया गया है। इस वर्ष में रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर 13 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से इसमें 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को मापा जाता है। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। देखा जाए तो पिछले 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जो डेनमार्क को शीर्ष स्थान इसे प्राप्त हुआ है। डेनमार्क को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की बात करेंगे तो भारत ने अपने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 37वां स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, चैरिटीज़ वगैरह होती है इसमें भी। हाँ, सतत विकास रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2022। 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया है। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना जरूरी है। सतत विकास रिपोर्ट इन लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। बात करते हैं अगर हम इसकी, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा यह सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है। 7वां संस्करण इसका यह है इस बार। और संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में यह इसकी थीम है। तो बात करते हैं सतत विकास में नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। और अगर अंतिम देश को देखें तो अंतिम देश 159 पे सूडान है। लेकिन अगर भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं SDG को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता की श्रेणी 40 से 50 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में 117, 2021 में 120 और इस वर्ष की अगर हम देखें तो 2022 में अगर हम बात करेंगे, अच्छा वही दी हुई है रिपोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, तो इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड सिटीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा केवल हम उसे ही पढ़ेंगे, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये कोई खास तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको क्योंकि भारत इसमें शामिल है।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12-13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक नई और अनूठी पहल है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन से प्रेरित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना, जिससे वो एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सकें। इसकी केंद्रीय विषय थी आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, यानी यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पस। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। इसमें कुल 10 सत्र शामिल थे और 10 सत्रों में उद्घाटन और समापन सत्र राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। बाकी जो 8 स्तरीय जो थे 8 मंत्री स्तर के थे। तो बस इतना ही जाना है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इस सम्मेलन के समापन के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा नई पहलों की घोषणा की। पहला आरोग्य मैत्री, दूसरा वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, तीसरा वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, चौथा है वैश्विक दक्षिण युवा राजनीतिक राजनयिक मंच और पांचवा है वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्तियां उपलब्ध कराएगा। और देख लेते हैं COP15 संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन। COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया है। 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया है। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। ध्यातव्य है कि सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में किया गया था। पहला चरण जो कि वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। और ये इतना लंबा चौड़ा जो है कि पैराग्राफ से इसको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं CBD की। व्हाट इज द CBD? जैव विविधता अभिसमय। तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से यह बाध्यकारी भी है और CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। वर्तमान में 196 देश CBD के पक्षकार हैं, जिनमें 168 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर भी किए। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBD के पक्षकार नहीं हैं। हालांकि भारत ने 19 मई 1994 को CBD का एक पक्षकार के रूप में स्वयं को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसने साइन कर दिए थे। अब आती है बात G20 शिखर सम्मेलन 2022। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। बात करते हैं पूर्ण भौतिक उपस्थिति कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था, जिसमें सभी लोग फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हुए। और इसकी जो थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, यह इसकी थीम थी। बात करेंगे अगर इसमें कौन भारत की तरफ से शामिल हुआ था 17वें G20 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से शामिल हुए थे। और भारत के G20 के जो शेरपा थे वो अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन हुतान राया गुराह राय मैंग्रोव वनों का दौरा भी किया और मैंग्रोव पौधे भी लगाए। वहीं बात करेंगे भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया, जिसे हम मैक कहते हैं, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया और UAE की एक संयुक्त पहल भी थी। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र ने आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। तो इसको COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी, जो कि इसका 18वां शिखर सम्मेलन भी होगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। G20 की जो थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इट मीन्स वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के केंद्रीय थीम पर आधारित है। इस विषय का महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत से पाठ लिया गया है और G20 का एक लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा तथा नीला से प्रेरित है। और आगे समझते हैं G20 के बारे में। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करती है। G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत है।
15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी में कह सकते हो आप इसे। और G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि जो हैं वो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी G20 की संबंधित बैठक आयोजन प्रस्तावित हैं। इसलिए इन चारों शहरों को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया यूपी सरकार के द्वारा। 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। वहीं भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, यानी इंडोनेशिया का मतलब होता है जो पिछला अध्यक्ष था, वर्तमान अध्यक्ष भारत और जो आगामी अध्यक्ष होगा ब्राज़ील। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। बात करते हैं G20 की, तो G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। और 19 देश कौन कौन से? तो ये आप इसके नाम पढ़ सकते हो यहाँ पे। भारत भी इसमें शामिल है, ये बात इंपॉर्टेंट है। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85% का, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% का, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो GDP, इकोनॉमी और जनसंख्या, इन तीनों के ही आंकड़े आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका 22वां SCO शिखर सम्मेलन। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और सम्मेलन के उपरांत एक समरकंद घोषणा पत्र भी जारी किया गया जो उज्बेकिस्तान में हुआ था। और ईरान को SCO के स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही बेलारूस को SCO का सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। मालदीव को डायलॉग पार्टनर का दर्जा देने पर भी निर्णय लिया गया है। वहीं बहरीन, कुवैत, UAE और म्यांमार को भी SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो ये सारी बैठक थी। बात करते हैं हम SCO के सचिवालय का तथा यूनेस्को के मध्य 2023-27 के बीच एक अवधि हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो वाराणसी यानी भारत को वर्ष 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया, जो कि संघाई की क्या है? संघाई यानी SCO की यह पहली जो है कि राजधानी होगी। SCO की पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर ही हो गया है। और वाराणसी को यह दर्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा भी मिलेगा। वर्तमान भारत में SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष हो रहा है। यह प्रथम अवसर है जब भारत SCO का अध्यक्ष बनेगा। भारत सितंबर 2022 से अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए SCO का अध्यक्ष है। और SCO की अध्यक्षता का जो थीम होगा टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। तो यहाँ पे सिक्योर का मतलब क्या है? पूरा नाम देखिए, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। उल्लेखनीय है कि 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है। 17-18 मार्च 2023 को वाराणसी SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी हुआ है। बात करते हैं SCO की, तो SCO एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। 15 जून 2001 को संघाई चीन में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो 8 सदस्य हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके देश हैं। और पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक SCO के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। फिर आगे देख लेते हैं SCO के 6 संवाद भागीदार जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की है। 2005 में SCO के पर्यवेक्षक के रूप में भारत को दर्जा दिया गया था। 2017 में अस्ताना यानी कजाकिस्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में इसे पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर का दर्जा प्रदान किया गया था और पाकिस्तान को भी इसके साथ दे दिया गया था। आगे देखते हैं पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से यानी वर्चुअल रूप से किया गया।
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, क्योंकि I2U2 का मतलब हो गया इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। I2U2 शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा इस बार का। समझते हैं इसको। तो देखिए, भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई। भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। तो इसी के साथ आप आगे देखोगे कि I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता की कैपेसिटी शामिल है। I2U2 के बारे में बात करते हैं तो I2U2 समूह 4 देश शामिल। यहाँ 12 से I2 से अभिप्राय है इंडिया और इजराइल, और U2 से अभिप्राय है यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपर्युक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। आगे देखते हैं I2U2 के बारे में। तो I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 के मध्य G7 शिखर सम्मेलन जो है कि आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ यह? तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लॉस एल्माउ बेवेरियन आल्प्स यानी जर्मनी में किया गया, और G20 में मतलब वर्ष 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। इससे पहले उसने कब कब किया है? तो 1978, 1985, 1992, 1999, 2007 और 2015 में जर्मनी में G7 के शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। तो अब आपका अगला टॉपिक आ रहा है आर्थिक परिदृश्य, और जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ तक के लिए जो है कि साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।